हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों। आज की क्लास बच्चे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो 4 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो बच्चे आज हम लोग सीखने वाले हैं जो 4 नंबर के प्रश्न आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो टोटल हम लोग 10 ऐसे सवालों को सीखेंगे जो बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बच्चे अगर आप ये वीडियो जस्ट पेपर के पहले देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी, क्योंकि अगर आपने 10 सवाल सीख लिए ना तो 10 में से कम 3 से 4 सवाल फंस जाएंगे और आपके कम से कम 12 से 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बच्चे जितने भी सवाल होंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होंगे। बच्चे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तभी आप लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे बाद में सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट लगातार मिलता रहे, है ना बच्चों। लाइक बिल्कुल ना करना, जब आपको समझ में आए तभी आपको लाइक करना है ना। सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे। पहला ये जो सवाल लिखा है बहुत ही ज़्यादा कठिन माना जाता है, लेकिन इसको ऐसा बता देंगे ना आप जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं कि एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है। और कह रहे एक भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न होगी। बच्चे सवाल को पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आया होगा कि वह भिन्न होगी, यानी कि भिन्न आपसे पूछा है। जो चीज़ आपसे पूछे बस उसी को मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सवालों में यही होता है, जो आपसे पूछता है बस उसी को मान लेते हैं। तो माना, यहाँ पे भैया माना, क्या माना, यहाँ पे देखो भिन्न है ना। तो भैया भिन्न, आप एक बात बताओ, भिन्न को हम लोग क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे भैया भिन्न को तो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम भिन्न को नहीं मान सकते, क्योंकि भैया भिन्न 2 भाग में डिवाइड होती है। पहली बात अंश में और दूसरी बात हर में। तो भैया हमको किसको मानना पड़ेगा, माना अंश बराबर, माना भैया अंश बराबर कितना हो जाएगा, अंश बराबर मान लेते हैं x और हर बराबर मान लेते हैं, तथा हर बराबर मान लेते हैं भैया y। यानी कि ये यहाँ पर हम लोग नहीं मान सकते, यानी कि डायरेक्ट भिन्न को नहीं मान सकते। किसको मानेंगे, अंश और हर को मानेंगे, क्योंकि भैया भिन्न जो होती है वो 2 भाग में डिवाइड होती है, अंश बटे हर में। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं सवाल को। अब भैया हम कंडीशन देखेंगे। अब कंडीशन देखते हैं कैसे बनेगी। फर्स्ट कंडीशन बच्चे देखेंगे कैसे बनेगी, ध्यान देना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं भैया क्या लिखा है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न, भिन्न का मतलब अंश बटे हर, ठीक है। भिन्न का मतलब भैया अंश बटे हर। कह रहे एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है। 1 कह रहे कि 3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। भैया ये अंश है, ये हर है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तब कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है ना। नहीं समझ में आया भैया। एक भिन्न है वो 1/3 तब होगी जब उसके अंश में 1 घटाओगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे भैया, 1 हम घटा देंगे, घटा दिया। अब भैया देखो, अब जब इस प्रकार की कोई इक्वेशन मिले तो कुछ नहीं करना है, जब बीच में बराबर मिले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो y का नाम y बन जाएगा, और इसका इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों में होगा, यानी कि पहले 3 का x में होगा तो 3x बन जाएगा। अब 3 का 1 में होगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब भैया एक बात बताओ, ये जो आपका है उधर अगर हम भेजें तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। या फिर एक काम करो, ये वाला जो नंबर है उधर भेज दो। बात समझ रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, जिनके साथ ये देखो वेरिएबल और कोफिशिएंट मतलब चर अचर दोनों हैं, उनको एक तरफ रखेंगे। इसमें एक छिपा बैठा है, यानी कि इसमें भी वेरिएबल है और कोफिशिएंट है, मतलब कि चर अचर दोनों हैं, यानी चर अचर वाले एक तरफ कर लेते हैं और बिना जो है चर वाला एक तरफ कर लेते हैं। मतलब कि इसमें x ना लगा है ना y लगा है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि भैया ये माइनस का नंबर है, उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये बन गया प्लस का। ये 3x तो इधर ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, इसको हमने उधर भेजा है तो माइनस का था तो काहे का बन गया, प्लस का। अब ये भैया तुम्हारा प्लस का इधर आएगा तो काहे का बन जाएगा, माइनस का। अब भैया ये क्या बन गया,
3x माइनस वाई बराबर 3। भैया इसको बिल्कुल सही से लिख लो, मतलब कि इसको सही करके लिख लो, सीधा करके। यानी कि भैया ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर का 3। अब ये भैया बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से भैया हमको सेकंड इक्वेशन भी बनाना है। यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बात समझ रहे हो। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कैसे बनेगी। अब भैया हम सेकंड कंडीशन सीखेंगे कैसे बनाएंगे। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन अब कह रहे हैं कि भिन्न 1/4 हो जाती है। 1 कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक है, 1/4 हो जाती है, मतलब कि 1/4 हो जाती है। तो इसको बराबर के उस तरफ रखेंगे क्योंकि 1/4 हो जा रही है। जब उसके हर में भिन्न है ना, भिन्न 1/4 हो जाती है। भिन्न को हमने क्या माना, अंश बटे हर माना, यानी कि x/y माना। कब भैया होगी 1/4, जब उसके हर में 8 जोड़ोगे, हर में 8 जोड़ोगे, इसमें ना जोड़ देना, इसमें जोड़ोगे। जब इसमें जोड़ोगे तब 1/4 हो रही है। यानी कि हर में कितना जोड़ोगे भैया, 8 जोड़ दोगे। अब भैया फिर से वही काम करो, यहाँ पर इसका गुणा इधर करा दो, इसका गुणा इधर करा दो। बीच में बराबर होता है तो यही होता है भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब भैया 4x हो जाएगा ये गुणा कराने पे 4x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4x। अब भैया 1 से गुणा कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि y + 8 हो गया। भैया हमने क्या बताया, जिसमें कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों हो, मतलब कि चर अचर वाले एक तरफ, बिना चर वाला एक तरफ। बात समझ में आ रही। इसमें देखो चर नहीं है तो इसको एक तरफ रखो, बाकी इनको भगाओ इधर। भैया ये वाला काहे का नंबर है, प्लस का है, इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, बराबर के उधर गया तो हो गया भैया माइनस का। बात समझ में आ रही। अब भैया ध्यान से देखो, ये बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बात समझ रहे हो, यानी कि x माइनस वाई बराबर 8 इस रूप का लिखा है ये। अब यहाँ पे भैया इसको मान लेते हैं हमारी समीकरण 2। मान लिया भैया हमने समीकरण 2, हो गया ना। अब भैया एक बात बताओ, ये देखो माइनस का वाई, ये माइनस का वाई, अगर हम दोनों समीकरण को घटा दें तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, तो वाई वाई कट जाएगा। जब वाई वाई कट गया तो एक्स का मान तो आराम से आ जाएगा, यानी कि हमको अंश पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर अंश पता चल गया तो हर भी पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं भैया कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 1 व 2 को क्या करेंगे भैया, घटाने पर। घटाओ भैया। एक क्या है हमारी, एक हमारी है 3x माइनस वाई बराबर का 3। दूसरी क्या है भैया 4x माइनस वाई बराबर का 3, नहीं 8 है, सॉरी 8 है। 4x माइनस वाई बराबर 8। भैया घटाने पे एक बात याद रखना, घटाने पे क्या होता है, घटाने पे निशान का चेंजमेंट होता है, ये आप याद रखना। घटाने पे निशान चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का निशान छिपा है, माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस का निशान है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का निशान है, माइनस हो जाएगा। बताओ बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। अब भैया क्या करेंगे, एक माइनस का दूसरा प्लस का जब अलग अलग जात के लोग होते हैं घटते हैं यानी कटते हैं, यानी वाई से वाई कैंसिल, यानी कि वाई से वाई कट गया। अब भैया इधर देखो, ये प्लस का नंबर है, छिपा है प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, जब अलग अलग जात के लोग होते हैं घटते हैं, यानी एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग जात के लोग घटेंगे, यानी 4x में 3x घटा दो तो बचेगा 1x। ठीक है, लेकिन काहे का, माइनस का। बात समझ रहे हो, जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान आता है। अब यहाँ पे इसमें देखो ध्यान से, ये तुम्हारा प्लस का ये माइनस का है, ये प्लस का ये माइनस का, क्या होगा, घटेगा। अब घटाओ भैया इसको, इसमें कितना बचेगा भैया, 8 में 3 घटाओ कितना बचेगा, आप कहेंगे भैया इसमें तो 5 बचेगा, लेकिन काहे का, माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया। 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे x बराबर आ गया भैया 5, x बराबर कितना आ गया भैया 5 आ गया ना। अंश पता चल गया। अगर अंश पता चल गया तो हर को बताना बड़ा आसान है। x का मान उठा के चाहे 1 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आराम से आ जाएगा y का मान। रखो भैया, x का मान किस में रख दें, एक ही में रख देते हैं, चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भैया 1 में। एक क्या है तुम्हारी, लिख लेते हैं पहले, 3x माइनस वाई बराबर का 3।
अब भैया जहाँ पर x दिख जाए वहाँ पर 5 रख देना, बस हो जाएगा। रखो भैया, यहाँ पे देखो 3, x की जगह पे कितना रखोगे 5, माइनस का y बराबर का 3, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, माइनस का y बराबर का 3, यहाँ पे माइनस का y बराबर 3। अब भैया ये तुम्हारा काहे का नंबर है, आप कहेंगे भैया प्लस का, इधर आ जाएगा तो काहे का माइनस का। अब भैया माइनस का y, अब भैया फिर से वही काम, एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग जात के लोग घटेंगे, 15 में 3 घटाओ 12, लेकिन काहे का माइनस का। अब भैया इससे ये कट जाएगा, जब चीज़ें बराबर में हो कटती हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी y बराबर आ गया आपका 12। यानी कि भैया भिन्न हमारी क्या होगी, तो भिन्न बराबर हो जाएगी, भैया आप नीचे लिखना, भिन्न बराबर हो जाएगी। हमने क्या माना था, हमने माना था भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश को क्या माना था, अंश को माना था x, हर को क्या माना था y। अंश हमारा भैया कितना आ गया, अंश आ गया है हमारा देखो 5, यानी 5 आ गया, y बराबर कितना आ गया 12, और ये हमारी बन गई भैया भिन्न। यही हमको करना था। तो बताओ बच्चों कितना आसान था ना, बहुत ही सिंपल है। कह रहे कि एक घटा दो, ठीक है, अंश में एक घटा दो तो इतना हो जाता है, उसके बाद हर में 8 जोड़ दो तो 1/4 हो जाता है भिन्न। बताओ, तो सबसे पहले भिन्न मान लो, उसके बाद जो है कट डालो पूरा। बहुत आसान है ना बच्चे। इसी प्रकार से हम लोग सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे इसका आप पहले स्क्रीनशॉट कर लो। बच्चे अब हम लोग सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बच्चे हमने इसको देखा है, ये हर एक सेट में है, मतलब कि या तो कभी इस प्रकार का मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है ये वाला इसी सेम इसी प्रकार का इस तरफ उठा के दे देगा, तब कहेगा समीकरण को हल करो। मतलब कि ये 2-3 प्रकार के सवाल हैं जो हर बार आते हैं। तो बच्चे ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर सीख लेना। बच्चे ऐसे सवाल को बनाना बहुत ही आसान है ना, क्योंकि पता है इसमें कुछ नहीं करना है। ये अगर हर समान नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खाली कराना, बाकी कुछ नहीं कराना है। समझ में आ रहा ना? और आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। कराओ भैया। यहाँ पे देखो, जब कभी आपको ऐसी कंडीशन मिले जब हर समान ना हो, जब हर समान ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, मतलब इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। ठीक है, कराओ भैया। सबसे पहले इसका इधर गुणा कराओगे, x - 7 का 1 में गुणा कराओगे। 1 में गुणा कराने पे बच्चे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ये भैया वैसे ही आ जाएगा कितना, x - 7। अब भैया यहाँ पे निशान कौन सा है, माइनस का। अब भैया यहाँ पे इसका यानी x + 4 का 1 में गुणा कराओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा, x + 4 आ गया। अब भैया हमने इसको ब्रैकेट में क्यों बंद किया, क्योंकि भैया ये जो निशान है ना, ये दोनों के लिए है, एक के लिए तो है नहीं, स्पेशल इसी के लिए नहीं है, x के लिए। समझ रहे हो ना, ये 4 के लिए भी है, इसीलिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करना पड़ा। अब भैया यहाँ पे इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, अब नीचे नीचे का गुणा करा दो, नीचे नीचे का गुणा, नीचे नीचे का गुणा कराना है तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लो और उसके बाद गुणा करा दो। अब बराबर क्या है भैया, 11/30 है। अब भैया ध्यान से समझना, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं होगा, यानी x - 7। अब ये जब ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस छिपा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का x हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये वाला ध्यान से समझो, नीचे वाला, यहाँ पे x को लेंगे और इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे, मतलब कि दोनों में, यानी कि x का x में गुणा होगा तो x² बन जाएगा। अब x का गुणा 7 में होगा तो 7x बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब भैया उसका काम खत्म। अब 4 से कराओ, 4 का दोनों से गुणा होगा, कराओ भैया 4 का दोनों से गुणा। अब 4 का इससे गुणा कराओ, फिर इससे कराओ। अब भैया 4 का x से गुणा होगा तो आप कहेंगे भैया 4x बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया, 4x बन जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 4 का गुणा 7 से कराओ तो 7 चौक 28 हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया प्लस माइनस माइनस होता है। बात समझ में आ रही? यहाँ पे भैया बन गया 28, बराबर का कितना है, 11/30। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे ये वाला माइनस का है, ये प्लस का है, नहीं सॉरी, ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब अलग अलग जात के लोग हों, एक माइनस का एक प्लस का, अलग अलग जात के लोग घटते हैं यानी कटते हैं, यानी कि x से x कट जाएगा, या फिर घटा भी सकते हो, x में x घटा दो तो 0 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला नंबर ध्यान से देखो और ये वाला देखो, एक ही जाति के लोग हैं, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के। जब कभी एक जाति के लोग मिल जाएं तो जुड़ते हैं, यानी कि 7 में 4 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 11।
ठीक है, बन गया 11, लेकिन माइनस का है यानी माइनस का बनेगा। अब यहाँ पे नीचे समझो, यहाँ पे ये माइनस का है और ये तुम्हारा काहे का है, प्लस का। जब कभी आपको अलग अलग जात के लोग मिले, एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेंगे, यानी 7 में 4 घटा दोगे 3x बचेगा। कितना भैया, 3x, लेकिन निशान किसका आता है, बड़ी वाली संख्या का। और क्या है, x स्क्वायर है, इधर क्या था 28, ठीक है, बराबर का कितना 11/30। अब भैया एक बात बताओ, जब कभी चीज़ें बराबर में हो, कटती हैं कि नहीं कटती हैं, ये भी ऊपर अंश में, ये भी ऊपर अंश में कट जाएगा, यानी कि 11 से 11 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचा 1, ठीक। यहाँ देखो क्या बचा, माइनस का 1, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और बराबर का ये 1/30। अब भैया क्या बनेगा, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब कुछ नहीं होना है। यहाँ पे जब कभी आपको बीच में बराबर का निशान मिले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी कि इसका इधर गुणा करा दो और इसका इधर गुणा करा दो। 30 का 1 में गुणा होगा तो 30 एकन्नम 30 ही होगा। कितना बन जाएगा, 30 एकन्नम 30, लेकिन काहे का है, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का। अब भैया इतनी समीकरण को 1 से गुणा कराओगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना। तो गुणा कराने पे जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा यानी कि सेम इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब भैया क्या होगा, ध्यान से समझना, ये अगर हम उस तरफ भेज दें तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो भैया भेज देते हैं इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये उधर गया तो प्लस का हो गया 30 बराबर का 0। अब भैया इसको घटा दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये देखो अलग अलग जात के लोग हैं या नहीं हैं, आप कहेंगे भैया बिल्कुल हैं, एक माइनस का एक प्लस का अलग अलग जात के लोग हैं। 30 में 28 घटा दो, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, अब बराबर का 0। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, भैया निशान उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। ये भैया आपका बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि द्विघात समीकरण। अब भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पूरा हल करना है। अभी ये समीकरण ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, यानी कि द्विघात समीकरण बनी है, अभी इसको भी हल करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आपको कितने नंबर लेना है, 4 नंबर लेना है, थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। यानी भैया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल का 0। भैया यहाँ पे पता है इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, गुणनखंड टाइप का बना है। गुणनखंड में सबसे पहला रूल हमने क्या बताया है, हमने ये बताया है कि लास्ट वाले का फर्स्ट वाले में गुणा कराओ भैया। अगर यहाँ पे कोई नहीं था 1 था, यानी 2 एकन्नम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 2 हो जाएगा। अब भैया 2 को ऐसा तोड़ना है कि माइनस का 3 आ जाए, आप कहेंगे भैया 2 एकन्नम 2 होता है। लेकिन भैया हमको माइनस का 3 लाना है, तो आप कहेंगे भैया इसको माइनस का रखो, इसको माइनस का रखो। जब माइनस का 2 माइनस का 1 रहेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब कि एक जात के लोग जुड़ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर x है तो क्या यहाँ पर x नहीं ऐड होगा, आप कहेंगे भैया बिल्कुल होगा। यानी कि भैया माइनस के 3x को क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे ये लिखा जा सकता है। समझ गए ना। अब भैया देखो आपको कुछ नहीं करना है, अब जो है बिल्कुल भी दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। यहाँ पे ये वाला सेम रख दो और ये वाला लास्ट वाला सेम रख दो, ये भी सेम रख दो। इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस का 2x माइनस का 1x। बात समझ में आ गई। अब भैया आपको कॉमन करना है, समझना, कॉमन करने वाला समझना, यही मेन होता है। यहाँ पे भैया कॉमन करो, 2 चरण ले लो, कॉमन कर लो। यहाँ पर देखो x है 1, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ से 1 निकाल लो, यहाँ से 1 निकाल लो। यहाँ से हमने 1 निकाला तो 1 तो अंदर बच गया, यहाँ से 1 निकाला 1 ही था तो ये वाला 2 बच गया। कितना बच गया भैया 2। यहाँ से भैया x नहीं निकाल सकते क्योंकि यार इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं निकल सकता, यानी x नहीं निकालेंगे। 1 इसमें है 1 इसमें भी है, यानी 1 निकाल लेते हैं, माइनस का 1, तो यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे भैया माइनस का 1 निकाला गया इसलिए ये निशान हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ से देखो 1 निकाला गया है, 1 निकालने का मतलब कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर का 0। भैया अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपका सवाल सही हो रहा है, नहीं तो गलत हो चुका है। अगर ये बराबर नहीं आते तो इसका मतलब गलत हो जाता है। यहाँ पर भैया इसको जो है एक बार लिख लेते हैं और इनको मिला के एक बार लिख लेते हैं। लिख लिया भैया। अब भैया कुछ नहीं करना है, दोनों को 0 के बराबर करना है, यानी x - 2 बराबर का 0। ठीक है,
अच्छा एक बात बताओ, माइनस का नंबर उधर जाएगा तो प्लस का नंबर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल भैया, यानी कि ये बन गया हमारा x बराबर 2। अब भैया ये वाला देखो x माइनस 1 बराबर 0। ये भैया जब माइनस का नंबर इधर जाएगा तो बन जाएगा हमारा प्लस का 1। तो बच्चे ये हमने मान निकाल दिए हैं, यही तो हमारे फाइनल आंसर हो गए। तो बच्चे हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और अगर आपने जो है MCQ वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं और 2 नंबर वाले प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही वो वीडियो डाले गए हैं। जो अभी अभी वीडियो आए हैं MCQ वाले, और उसमें 2 नंबर वाले भी प्रश्न बताए गए हैं। टोटल आपका 1 घंटा 13 मिनट का वीडियो है। अगर आप उसको देख लेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ उसी वीडियो से आपके मिल जाएंगे पेपर में। तो बच्चे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ज़रूर पेपर के पहले देख लें थोड़ा सा समय निकाल के, ताकि आपकी जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो बच्चे अब हम लोग सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे उसी के टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन भी पेपर में आता है जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर ये ना सोचना कि ये भी सवाल सेम उसी के तरीके है, नहीं। इसमें ये पता है सवाल दूसरे टाइप का है। इसमें क्या करना है, निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है। मतलब उसमें सीधा आपकी इक्वेशन दी थी तो हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल कर दिया, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो। इसमें उसने जो है बता दिया है, उसने खुद बता दिया है कि जो समीकरण युग्म है, मतलब कि ये जो युग्म है 1 2 मिलके युग्म है, मतलब कि अगर 2 मिल जाते हैं तो युग्म जोड़ा बन जाता है। यानी कि जो युग्म है, समीकरण के युग्म है, उनको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है। बात समझ में आ रही। अब भैया देखते हैं कि इसको बदलेंगे कैसे, है ना। तो देखते हैं भैया, यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे सबके गुणे में भैया 1 होता है। इसके भी गुणे में 1 है, इसके भी गुणे में 1 है, इसके भी गुणे में 1 है। अगर हम आपसे कहें कि 1/x - 1 को a मान लो, आप कहेंगे बिल्कुल भैया मान लेते हैं। यहाँ पे 1/x - 1 को a मान लो। अब यहाँ पे दूसरा काम, 1/y - 2 को b मान लो, तो बिल्कुल हो जाएगा भैया। 1/y - 2 को b मान लेते हैं, मान लिया भैया। अब यहाँ पे भैया कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो सेम है, 1/x - 1 को a मान लिया, 1/y - 2 को b मान लिया। अब भैया क्या करेंगे, इन दोनों में पुटअप कर देंगे। क्या पुटअप करेंगे, यानी कि 1/x - 1 के जगह पे a रखेंगे, 1/y - 2 के जगह पे b रखेंगे। देखते हैं भैया कैसे रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ हमको, यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि इतने के जगह पे हम a रखना चाहते हैं तो आप कहेंगे भैया ये तो 5a बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये 5 है, यहाँ पे a रख दिया तो ये क्या बन जाएगा 5a। अरे बिल्कुल सही बात है, 5a ही बनेगा। यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि भैया यहाँ पे एक काम करो, इतने के जगह पे b रख दो क्योंकि यहाँ पे b माना है, तो आप कहेंगे भैया ये तो बन जाएगा 1b, और 1b का मतलब b, और यहाँ पे बीच में निशान कौन सा है, प्लस का, बराबर के क्या है भैया 2। अब भैया इसी तरीके इसमें भी रखो। यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि इसके जगह पे, इतने के जगह पे 1/x - 1 की जगह पे a रखो, तो आप कहेंगे ये तो भैया 6a बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। बात समझ में आ रही। अब इतने के जगह पे अगर हम आपसे कहें कि जो है b रख दो, क्योंकि यहाँ देखो माना है हमने 1/y - 2 को क्या माना b, तो इसकी जगह पे रखेंगे तो ये बन जाएगा भैया हमारा क्या 3b, बराबर का कितना 1। अब भैया एक बात बताओ, यहाँ पे इसको मान लो समीकरण 1, यहाँ पे इसको क्या मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब भैया क्या करो, एक बात बताना हमको, अगर हम इसमें 3 से गुणा करा दे तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, 3b है ना, 3b और 3b, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, यानी a का मान आराम से आ जाएगा। यानी कि हमको समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने की आवश्यकता है। करा दो भैया, समीकरण 1 में कितने से गुणा, 3 से गुणा करा दो भैया। एक नई इक्वेशन हमको मिलेगी, कौन सी, 3 से गुणा कराने पे क्या होगा भैया, ये देखो 3 से जब गुणा कराओगे पूरे में होगा, यानी कि 5 × 15a और प्लस ये कितना बन जाएगा, 3 का गुणा b में होगा तो 3b, और बराबर का कितना बन जाएगा 3 दूना 6। ये हमारी बन गई समीकरण 3। अब भैया जब 3 से गुणा करा दिया तो बदल गई ना, तो इसीलिए हमने इसको समीकरण 3 मान लिया है। अब ये समीकरण 2 है। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करें, समीकरण 2 और 3 को क्या कर दें, जोड़ दें।
अब भैया जोड़ने पे क्या होगा, एक बात बताओ, समीकरण 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पे निशान का चेंजमेंट तो होता नहीं, तो चेंजमेंट तो होगा नहीं। तो भैया क्या करते हैं हम, समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 2 + 3, ठीक है। समीकरण 2 और 3 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दो भैया, ठीक है, ऐड करो। यहाँ पे इनको ऐड कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस का ये प्लस का, यानी ये तो कट गया, बात समझ रहे हो ना, ये माइनस का ये प्लस का, अलग अलग जात के लोग घटेंगे, यानी 3b में 3b घटा दो, 0 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जुड़ जाएगा, यानी कि 15 6 21 a बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 6 1 7 बन जाएगा। अब भैया ये वाला जो तुम्हारा 21 है ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि a बराबर 7/21 और 7 3 का 21, यानी ऊपर 1 नीचे 3, यानी a बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब एक बात बताओ, क्या a का मान आपको पता चल गया? अगर a का मान पता चल गया तो b का मान निकालना बड़ा आसान है। किस में रख सकते हो आप, इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो, ठीक है, आराम से आ जाएगा। अब इसमें रखने पे नहीं आएगा, क्योंकि भैया इसमें आपने गुणा कराया था ना, तो ये चेंज हो गई। इसमें रखोगे या फिर इसमें रखोगे तो तुमको b का मान मिलेगा, बात समझ रहे हो ना। तो रखो भैया, यहाँ पे क्या करोगे, a का मान कहाँ पे रखोगे, a का मान किस में रखें, 2 में या 3 में, किसी में भी रख दो। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो भैया 2 में। 2 हमारी क्या लिखी है, तो 2 हमारी है 6a - 3b बराबर का 1। जहाँ पर भी a मिल जाए वहाँ पर 1/3 रख देना। 6 यहाँ पे a की जगह पे 1/3 रखना है, -3b बराबर का 1। अब एक बात बताओ, ये नीचे ये ऊपर कट जाएगा, 3 दूना 6, अब 2 1 नम कितना बन जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, 2 1 नम 2, इन दोनों का गुणा हो गया, 2 1 नम 2 -3b बराबर का 1। अब भैया थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक बात बताओ, ये तुम्हारा इधर जाएगा, प्लस का नंबर है, इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये तो हमारा काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये इधर आया तो काहे का हो गया, माइनस का। ये प्लस का नंबर इधर आया तो माइनस का हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे -3b बराबर का, ये भैया अलग अलग जात के लोग हैं, घट जाएंगे, यानी कि इसमें ये घटाओगे तो कितना बचेगा, -1। अब भैया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि b का मान भैया कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे भैया b का मान आ जाएगा कितना, आप बताओ। यहाँ पर देखो 3b बराबर का 1 है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये तुम्हारा जो 3 है ये गुणे में है, इधर आएगा तो काहे में आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 3 आपका इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 आ गया। बच्चे हमने इसको ऊपर कर दिया है, आप थोड़ा सा ये काम बिल्कुल नीचे करना, समझ गए ना। यहाँ पर देखो a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। अब भैया a और b का मिल गया तो इसका क्या करें हम, अचार डालें, नहीं। यहाँ पे देखो हमको क्या निकालना है, x और y का निकालना है। तो यहाँ पर a का वैल्यू जितना आया है यहाँ पे पुटअप कर देना, और b का वैल्यू जो आया है यहाँ पे पुटअप कर देना, तो x और y का मिल जाएगा। बस यही करना था, समझ में आ गया ना। पहले क्या करना है, a का मान निकालना है या फिर b का निकालना है। जब a का मान आ गया तब हमने b का मान निकाला, किस में, समीकरण में रख के। जब a और b दोनों आ गए तब हम जो है जहाँ से माना था, ये हमने क्या किया, माना था, जहाँ से हमने माना था अब उसमें रखेंगे। यहाँ पे a का मान रखेंगे, यहाँ पे b का रखेंगे, तो x और y का आ जाएगा। ठीक, रखो भैया। यहाँ पे हमने क्या माना था, 1/x-1 को a माना था, और 1/y-2 को b माना था। अब यहाँ पे देखो 1/x-1 a की जगह पे कितना रख सकते हैं, 1/3, और 1/y-2 b की जगह पे कितना रख सकते हैं, 1/3, यानी 1/3 दोनों आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी बीच में बराबर मिल जाए तो क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। इसका गुणा 1 में कराने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी x-1 ही रहेगा। अब 3 का 1 में गुणा कराने पे 3 ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका नंबर है माइनस का इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये तो प्लस का बन जाएगा। बिल्कुल, अब देखो ये कितना आ गया, x का मान आ गया ना, x का मान 4 आ गया भैया, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से इसको भी करो। यहाँ पे देखो बीच में बराबर है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। अब भैया इसका इसमें 1 में गुणा कराने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी y-2 ही रहेगा। यहाँ पे 3 का 1 में गुणा कराने पे 3 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। यहाँ पे ये माइनस का नंबर इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5।
बच्चे x का मान भी आ गया है, y का मान भी आ गया है, ये आपके क्या हो गए भैया, फाइनल आंसर हो गए। तो बच्चे हमें आशा है कि आपको 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम बच्चे सीखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे पहले थोड़ा सा सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं, है ना। तो सवाल हमारा क्या लिखा है, एक प्रकाश स्तंभ। भैया एक प्रकाश स्तंभ है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रकाश स्तंभ है। मतलब कि एक प्रकाश का स्तंभ मतलब कि प्रकाश का खंभा है, यानी कि यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है और ये एक खंभा है। कह रहे शिखर से देखने पर, भैया समझना, ये जो बिंदु है ये आपका शिखर बिंदु है और ये जो नीचे वाला बिंदु है ये भैया आपका पाद बिंदु है, मतलब कि आधार है। कह रहे कि शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज, भैया शिखर से देख रहे हो भैया, जहाँ से देखते हो ना वहाँ से एक क्षैतिज रेखा बनती है, ये हमारी क्षैतिज रेखा बन गई, ठीक है। कह रहे शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज, भैया नीचे आपका समुद्र है, ये यहाँ पे लाइट लगी है, नीचे समुद्र है, यहाँ पे भैया आपका क्या है, समुद्र है। कह रहे समुद्र में 2 जहाज के अवनमन कोण, भैया एक बात समझना, अवनमन कोण उन्नयन कोण, ठीक है। एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। यहाँ पे दोनों का मतलब बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। अव का मतलब भैया आने वाला, ठीक है, आने वाला कोण। अवनमन यानी कि ऊपर से नीचे आने वाला, अवनमन हो गया। अव का मतलब आने वाला। ऊ से देखो क्या है, ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई पे जाएगा, यानी कि ऊंचाई पे जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा भैया उन्नयन कोण। बात समझ में आ गई। उन्नयन और अवनमन में दोनों में डिफरेंस है भैया, ये नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। यहाँ पर देखो अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं, 30 अंश और 45 अंश है, यानी कि पहला जो बन रहा है वो भैया 30 एंगल बन रहा है। मतलब पहला कौन सा बनना है भैया, आप कहेंगे भैया ये पहला जो बन रहा है वो 30 डिग्री बनना है, ठीक है। अब जब भैया दूसरा जो बन रहा है वो 45 डिग्री है, दूसरा जो भैया बन रहा है वो 45 डिग्री है, ये इतना जो बन रहा है ये भैया आपका 45 डिग्री है। अब भैया समझना, ये जो जेड की आकृति ये बन रही है ये शीर्षाभिमुख कोण को दिखा रही है, मतलब यहाँ पर अगर 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। अब भैया ये वाला देखना, ये कौन सा, ये वाला इस तरह 45 वाला, ये इतना, ठीक है, ये इस तरफ से ये भी तो जेड बनना है। तो अगर ये पूरा 45, ये है 45, तो ये भी तुम्हारा 45 हो जाएगा। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, मतलब कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, कितनी दूर पर है, 50 मीटर। मान लेते हैं यहाँ पर पहला जहाज था और यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा जहाज था, और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 50 मीटर थी, ठीक है। कह रहे हैं कि समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर समुद्र का तल है और इससे क्या बताना है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताना है, मतलब कि ये हाइट बताना है, किसकी, प्रकाश स्तंभ की। बच्चे इसको करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी, यानी कि ए बी हमारा क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है। यहाँ पे मान लेते हैं सी हमारा एक जहाज है और डी मान लेते हैं एक जहाज है। तो सबसे पहले हम किस में काम करेंगे, ए बी डी में, ठीक है, या फिर सी यहाँ पे मान लो, सी यहाँ पे मान लो, डी यहाँ पे मान लो। तो सबसे पहले हम 30 यानी कि छोटे वाले एंगल में काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब भैया त्रिभुज ए बी सी में देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे देखो ध्यान से, बेस हमको पूरा नहीं पता है, इतना पता है लेकिन ये नहीं पता है। तो भैया इसको आप मान लो x, यहाँ से लेकर यहाँ तक x मान लोगे तो ये जो पूरा बनेगा बेस आपका, ये पूरा जुड़ के बन जाएगा 50 + x। भैया इतना 50, ये x, तो पूरा कितना 50 + x, यानी कि बेस पता चल गया। और ये आपकी क्या है, लंब है, यानी लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, यानी कि लंब बटा आधार क्या होता है, आप कहेंगे भैया tan होता है, यानी कि tan वाला लगेगा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे भैया क्या लगा देंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब भैया एक बात बताओ, यहाँ पे tan है लेकिन थीटा की जगह पे थीटा थोड़ी है, 30 है, तो 30 रख दिया। लंब कितना है, आप कहेंगे भैया लंब तो h है। आधार कितना है, आप कहेंगे 50 + x है। अब भैया वैल्यू आप याद कर लेना,
tan 30 की वैल्यू याद कर लेना। यहाँ पे देखो tan 0 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, tan 45 की 1 होगी, tan 60 की √3 होगी और tan 90 की इन्फिनाइट होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप जरूर याद कर लेना। किसकी किसकी है? 0 की है, 30 की है, और ये 45 की है, और ये आपकी 60 की है, ये 90 की है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आप बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेना। तो 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। तो यहाँ पे हम रखते हैं भैया 1/√3 बराबर का h/50 + x। अब भैया एक बात बताओ, यहाँ पर 50 + x का अगर 1 में गुणा कराएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे करा दो भैया। तो यहाँ पे 50 + x का गुणा 1 में कराया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसका गुणा इसमें करा दो, यानी कि इसका गुणा इसमें करा दो, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा भैया √3h। अब भैया अगर हमको h की वैल्यू निकालना है तो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है ना, ये 3 √3, इसको जो है गुणे में लिखा है इधर भेज दोगे तो कहाँ आ जाएगा? आप कहेंगे भैया ये तो बटे में आ जाएगा, यानी कि 50 + x/√3। अब भैया आप सोचेंगे ये आ गया हमारा h, नहीं, यहाँ पर अगर x ना होता तो भले मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर x लगा है ना, तो अभी नहीं आया है। यहाँ पर जब x की वैल्यू आप रख दोगे ना तब आ जाएगा। तो इसके लिए भैया आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है देखो छोटे वाले में काम कर चुके हैं, अब हम करेंगे 45 वाले में, यानी कि किस त्रिभुज में करेंगे भैया? इसमें त्रिभुज ABD में, इस वाले में त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABD में करो भैया इसमें काम, त्रिभुज ABD में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बेस पता है यानी आधार पता है, लंब पता है, लंब बटे आधार यानी वही फार्मूला tan थीटा वाला लगाओ भैया, tan थीटा वाला फार्मूला। tan थीटा बराबर क्या होता है? आप कहेंगे भैया tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा यहाँ पर tan थीटा थोड़ी है, यहाँ पे 45 है थीटा की जगह पे, तो tan 45 बराबर लंब कितना है? आप कहेंगे भैया लंब को तो h माना था, आधार कितना है? आप कहेंगे भैया x है। अच्छा एक बात बताओ, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 1 होता है, यहाँ पे x है अपान h है, x एकन्नम x हो जाएगा, नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, 1 के बट्टे में 1 होता है, अब इसका इधर गुणा करा दो इसका इधर, तो x एकन्नम x और h एकन्नम h, यानी कि x जो है h के बराबर है। इसको मान लो समीकरण 2। अब एक काम करो, क्या काम करना है? यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अगर हम जो है यहाँ पर h रख दें तो कोई चीज़ संभव है, यानी कि अगर हम जो है x बराबर देखो h के है, यानी कि हम जो है x की जगह पे h रख सकते हैं, यानी कि समीकरण 2 वाला मान 1 में रखने पर देखो क्या बनता है। फिर रखो भैया समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखो भैया 1 में क्या बन जाएगा? देखो 1 में रखना है, यानी कि 1 को पहले लिख लेते हैं, h बराबर 50 + x/√3, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हम x की जगह पे h रखने जा रहे हैं, यानी कि ये बन जाएगा h बराबर 50 + अब x की जगह पे h/√3, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ हमको कि अगर हम जो है इसके बट्टे में 1 कर दें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? सबके बट्टे में 1 होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब भैया देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। अब भैया 50 + h का गुणा 1 में होगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तो वो तो सेम ही हो गया। अब इसका गुणा इसमें कराओगे तो ये बन जाएगा √3h, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब एक बात बताओ, ये अगर h हम जो है उस तरफ भेज दें तो प्लस का है, अब भैया प्लस का अगर होता है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी उधर जाएगा तो काहे का? माइनस का, यानी कि ये √3h माइनस h बराबर का 50। अब भैया h इस दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, यानी h को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा? h को कॉमन करने पे √3, यहाँ पे h को कॉमन कर लिया तो इसकी जगह पे क्या बचा? 1, यहाँ पे क्या जाएगा? 50। अब भैया एक बात बताओ, अगर h का मान हमको चाहिए तो ये तो भैया आपको गुणे में दिख रहा है, मतलब कि ये जो आपका है ये तो गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि h बराबर क्या आ जाएगा? 50/√3 - 1। अब भैया
कभी भी इस प्रकार का मिले आपको तो क्या करना होता है, अंडर रूट को नीचे से हटाना होता है। तो इसके लिए संयुग्मी गुणा कराना पड़ेगा। तो कराओ भैया संयुग्मी गुणा। तो हम जो है क्या करेंगे, ऊपर और नीचे अंडर रूट 3 + 1 से गुणा, और नीचे भी इसी से करा देंगे अंडर रूट 3 + 1 से। अब भैया इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका इसमें गुणा कराओ तो भैया क्या बनेगा, देखो 50 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 और प्लस का 1, नीचे यहाँ पे देखो a - b और a + b क्या बन जाएगा, a + b a - b क्या बनेगा, a² - b²। a स्क्वायर का मतलब कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। भैया इसको स्क्वायर करो यानी कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कितना बन जाएगा, आप कहेंगे भैया ये तो बन जाएगा 3। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 3, यानी कि 3 यहाँ पे आ जाएगा, या 50 अंडर रूट 3 + 1 है, यहाँ पे क्या बन गया भैया 3, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। अब भैया ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भैया ये 50 अंडर रूट 3 + 1 अपॉन का 2। अब भैया 2 से इसको काटो कितना आ जाएगा 25, यानी कि ये भैया क्या बन गया फाइनल हमारा 25 अंडर रूट 3 और +1। बच्चे इसको भी आंसर माना जा सकता है, लेकिन अगर आपको फाइनल आंसर निकालना है कि फाइनल आंसर कितना होगा, तो देखो हम अंडर रूट 3 की जगह पे इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया 25 और अंडर रूट 3 + 1। अब यहाँ पे भैया रखो इसकी वैल्यू 25 अंडर रूट 3 की जगह पे क्या रखना 1.07। अब ये वैल्यू है इसकी, आप निकाल सकते हो, है ना, भाग विधि से वर्गमूल करके। अब यहाँ पे भैया ये क्या हो जाएगा, तो 25 और यहाँ पे ब्रैकेट में बन जाएगा 2.07। अब ये ब्रैकेट हटेगा यानी कि गुणे का निशान आ जाएगा, यहाँ पे भैया क्या आ जाएगा गुणे का निशान। अब गुणा कराना है भैया, गुणा कराओ 25 का इसमें कराओ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, गुणा कराते हैं हम 2.07 का 25 में गुणा कराओ, फाइनल आंसर बिल्कुल मिलेगा। तो कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। अब 2 का कराओ, 2 × 7 = 14, ठीक है, 2 × 7 = 14 हो गया, और 2 × 2 = 4, यहाँ पे कितना मिलेगा 5, ये 7, ये 1 और ये 5। अब यहाँ पे देखो पॉइंट कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है 2 संख्या के बाद, तो पीछे से 2 संख्या के बाद लगा दो, यानी कि जो तुम्हारा प्रकाश स्तंभ था उसकी ऊंचाई जो थी भैया वो लगभग 51 मीटर थी। तो बच्चे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चे अगला जो क्वेश्चन है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। बच्चे अगर ये क्वेश्चन आप सीख लेंगे ना तो इसी के तरीके अगर और भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बना लेंगे। वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है, लेकिन अगर आप इसे सीखेंगे तो इसके जैसे जो सवाल आएंगे उनको आप बना लेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और यहाँ पर पहले ड्रा करते हैं, मतलब कि साथ साथ में चित्र बनाएंगे और साथ साथ में सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, कह रहे एक खिलौना है, ठीक है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यहाँ पे एक वर्ड हमको मिला शंकु के आकार का, यानी कि भैया शंकु की आकृति है। यहाँ पे क्या है भैया, शंकु की आकृति है, ठीक है। खिलौना जो है शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो आप कहेंगे भैया इसकी त्रिज्या तो है 3.5 सेंटीमीटर। ये भैया कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। कह रहे उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब है बच्चा इसी पे रखा है। किस पे रखा है, किस पे रखा है, अर्धगोले पर लिखा है ना, अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो भैया अर्धगोले पर इसको हम रख देते हैं। तो ये हमारा हो गया भैया अर्धगोला, ये भैया हमारा क्या हो गया अर्धगोला हो गया। अर्धगोले पे कौन रखा है, शंकु रखा है। कह रहे इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अच्छा संपूर्ण ऊंचाई इसने बताई है कि 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतनी बात पता हो गई। कह रहे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। भैया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसका टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालना है, मतलब कि ये पूरी एरिया जितना ये गोल गोल है और ये जो शंकु के आकार का है ये, मतलब टोटल सरफेस ऑफ एरिया बताना है, यानी कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अच्छा अगर टोटल सरफेस ऑफ एरिया बताना है तो क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आएगा टोटल सरफेस ऑफ एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ हमको, हम अगर कह दें कि हमको शंकु की ऊंचाई नहीं पता है तो कैसे निकालोगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी परिधि है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं होगी क्या,
बिल्कुल होगी। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ केंद्र से लेकर परिधि तक कितनी हो जाएगी? 3.5 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक तो 3.5 हो गई, पूरी 15.5 है। अब पूरी 15.5 है, इतनी हटाओ 3.5, तो इधर वाली बचेगी ना 12.5, नहीं सॉरी 12 बचेगी। कितनी बचेगी? 12। तो यहाँ पे ये जो है आपकी कितनी हो जाएगी? 12। कितनी है भैया? ये वाली जो हाइट है आपकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 और 3 15, 15.5, टोटल 15.5 है ना। यानी कि शंकु की ऊंचाई पता चल गई, त्रिज्या पता चल गई, अर्धगोले की त्रिज्या पता चल गई, सब कुछ पता चल गया। फार्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लगाओ भैया। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना पड़ेगा भैया? 2 चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल जोड़ दो भैया। अच्छा एक बात बताओ, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अच्छा एक बात बताओ, गोला जो होता है चारों तरफ से घिरा होता है तो हो जाता है उसका। अच्छा किससे घिरा होता है? तो भैया परिधि से घिरा होता है। चारों का मतलब 4 आ जाता है। गोला है ये, चारों तरफ से घिरा है यानी 4 आ गया। किससे घिरा है? परिधि से। और परिधि क्या होती है? πr² यानी कि 4πr²। अगर भैया आधा अर्धगोला कर दें, आधा, तो आप कहेंगे इसको भी आधा कर दो यानी 2πr²। अर्धगोला क्या हो गया भैया? अर्धगोले का क्षेत्रफल आप कहेंगे भैया 2πr²। अब भैया यहाँ पे शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का क्षेत्रफल भैया पाई तो रहेगा। अब यहाँ पे शंकु में एक आर भी होती है तो आर ले लिया, और यहाँ पे एक एल होता है तो हमने एल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं उनको कॉमन करो। पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पाई कॉमन, आर कॉमन, निकाल लो भैया पाई और आर को। पाई और आर को निकाला तो यहाँ पे देखो 2 बचा, यहाँ पे एक आर निकला है, 2 थे ना, 1 बच गया अभी। अब यहाँ पे बच्चे समझो पाई आर निकल गया, क्या बचा? एल। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करना सबकी। ठीक है, करो भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 3.5 है। 3.5 को भैया त्रिज्या कितनी है? 3.5, और 3.5 को पता है क्या लिखा जा सकता है सिंपल भाषा में? 7/2। जब 7/2 यानी 2 को 7 से भाग करोगे तो 3.5 आएगा। यानी कि भैया ये भी लिखा जा सकता है, किसको? 3.5 को। तो यहाँ पे हम 3.5 की जगह पे त्रिज्या को रखेंगे 7/2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान बन जाए। यहाँ पे 2r की जगह पे कितना रखेंगे? 7/2 प्लस, यहाँ पे बात फंस गई एल वाली। अब भैया एल निकालना पड़ेगा आपको। अब भैया एल कैसे निकालेंगे? तो एल के लिए भैया एक फार्मूला है, क्या होता है? एल बराबर होता है √h² प्लस r²। अब भैया h² मतलब कितना? h किसका h? शंकु की निकाल रहे हैं ना, शंकु की h देखेंगे कितनी है। शंकु की h है भैया 12, शंकु की h है 12, और त्रिज्या कितनी है? 3.5। 3.5 का मतलब भैया 7/2। ठीक है, h² यानी h कितनी है? तो आप कहेंगे 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, यहाँ पे r² यानी यानी कि इसका स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके लिखते हैं 7/2। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब कभी इस प्रकार का आपको मिलता है तो क्या करते हो? इसका इधर गुणा कराते हो, फिर ऊपर वाला जोड़ देते हो। गुणा कराओ, 4 चक्को कितना हो जाएगा? अच्छा ये सब हम क्यों कर रहे हैं? दशमलव में क्यों नहीं ले रहे हैं बच्चे? इससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा, और जब दशमलव में जाओगे ना तो कहीं गलतियां होने की संभावना होती हैं। गुणा कराओ भैया, तो ये हो जाएगा 4 चक्को 16 हासिल मिला, 1 4 चक्को 16 1 17 हासिल मिला, 1 4 का 4 1 5, और यहाँ पे कितना है? 49, और बटे का कितना? 4। ठीक है, अब यहाँ पे भैया क्या बन जाएगा आपका? अब 576 में 49 जोड़ दो तो 9 6 15 हासिल मिला 1, 8 हो गया, 8 4 12 हासिल मिला 1, 625/4। अब भैया जब 625 बाहर निकलता है, ये भैया 25 का वर्ग होता है, यानी कि ये आ गया 25, और 2 ये 4 जो निकलेगा भैया ये तो हो गया 25 का वर्ग, और ये किसका हो जाएगा? 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं L को 25/2, यानी कि L को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2 रख दिया। यहाँ पे देखो पाई 22/7,
आर 7/2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, 2 की जगह पे 2 और यहाँ पे बीच में कौन सा निशान है, गुणे का निशान है तो गुणा लगा दिया। आर की जगह पे 7/2, ये प्लस, एल की जगह पे 25/2 निकाला। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे 7 से 7 कट गया, यहाँ पे देखो 2 से ये कटेगा यानी कि 11 आ जाएगा। देखो 2 × 9 2, 2 × 9 2 यानी कि क्या बन गया 11, और यहाँ पे ब्रैकेट में भैया क्या बन जाएगा आपका, ये 7 है और प्लस ये क्या है तुम्हारा 25/2 है कि नहीं है। देखो ध्यान से, देखो कितना आसान कैलकुलेशन बन गया, इतने में ही हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे क्या होगा भैया 11, अब ये देखो इसका इधर गुणा हो जाएगा फिर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 7 दूना 14, 14 में 25 जोड़ो कितना 39, 7 दूना 14, 14 में 25 जोड़ो 39, यानी 39/2। अब भैया कुछ नहीं कराना है, ये इतना सॉल्व हो गया ब्रैकेट वाला। 7 दूना 14, 14 में 25 जोड़ा 39 और बटे में 2। अब भैया ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का निशान आ जाएगा, गुणे का निशान आ गया। अब गुणा करा दो भैया, गुणा कराओ, ऊपर ऊपर का गुणा होगा नीचे नीचे का गुणा होगा, तो 11 9 99, ठीक है। कितना मिला 9, 11 × 33 और 33 में कितना जोड़ना है 11 × 33 और 33 में 9 जोड़ना है, 33 में 9 जोड़ो 42, यानी 429/2। अब यहाँ पे भैया 2 से इसको भाग दे दो, तो 2 दूना आप कहेंगे 4, 2 दूना 4, ये ख़त्म पूरा। अब 2 × 9 2, ये भी ख़त्म पूरा। अब ये वाला 2 चक्को 8, ठीक है, 2 चक्को 8, इसमें कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 2 पंचे 10, यानी कि भैया कितना आ गया 214.5, है ना। और ये आपने क्या निकाला भैया, ये आपने निकाला है क्षेत्रफल। जब भैया क्षेत्रफल निकाला जाता है तो यहाँ पे वर्ग यूनिट लगती है और आपका क्या है सेंटीमीटर में है, इसलिए भैया लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा भैया क्या फाइनल आंसर। देखो कितना ज़्यादा आसान है बच्चे। आसान तभी बनेगा जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। जैसे 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, है ना। और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलेशन, हमने देखो यहाँ पे कितना आसान बनाया है। एल को बहुत ही आसानी से निकाला है। अगर आप इसको दशमलव में लेके जाते ना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता और ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता सवाल। तो बच्चे हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन 5 समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम भैया देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है, लेकिन आप जब पेपर देने जाना तो माध्य, मध्यिका, बहुलक, तोरण सभी चीज़ें तैयार कर लेना। और पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है ये भी तैयार कर लेना। प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकाला जाता है ये भी तैयार कर लेना। कल्पित विधि से कैसे निकाला जाता है ये भी तैयार कर लेना। यानी कि सभी टाइप्स को तैयार करके जाना बच्चे। कभी कभी एग्जाम में ना 2 जो है क्वेश्चन इसी लेसन यानी संख्याकी से पूछे जाते हैं, तो ये लेसन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें तो हम आपको बहुलक सिखा देंगे, ठीक है। आपका माध्य रहेगा, मध्यिका रहेगी, ठीक है, माध्य रहेगा, मध्यिका रहेगी, और पग विचलन विधि से माध्य रहेगा, कल्पित विधि से रहेगा, तो बहुत सारे टाइप बच जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है सारे टाइप बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लेना। अगर आपको सीखना है तो आप जो है हमारे वीडियो प्रीवियस यानी कि पहले वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको तीनों विधियाँ बहुत ही अच्छे ढंग से बताई गई हैं। आपको हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे, तो आप जो है वहाँ से तीनों विधियाँ बहुत ही अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। तो यहाँ हम जो है बहुलक को सीखते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा लिखा हुआ सारणी है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे भैया हमको बहुलक निकालना है। अब समझना, सबसे पहले आपको बहुलक का फार्मूला ही पता होना चाहिए, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। फार्मूला याद कर लेना, सवाल जो है हम बिल्कुल आपको ऐसा समझा देंगे कभी आप भूलेंगे ही नहीं। तो भैया बहुलक का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले बहुलक का फार्मूला जान लेते हैं कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। तो x बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे का h, ये भैया फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से बन जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है L का मान पता होना चाहिए, H का मान पता होना चाहिए, F1 F0 F2, बस इतनी वैल्यू आपको पता हो जाए ना तो सवाल हो जाएगा। अच्छा इतनी वैल्यू कहाँ से निकालोगे भैया, ये आपको किस लिए दिया है ना, ये किसी काम का होगा ना तभी तो दिया है। तो भैया यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल लिखा है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल यानी कि CI,
क्लास इंटरवल हो गया। यहाँ पे बारंबारता को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ हो गया। भैया ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 20 है, फिर क्या है 20 से 40 है, फिर क्या है 40 से 60 है, फिर 60 से 80 है, और फिर 80 से 100 है, फिर 100 से 120 है, फिर 120 से 140 है। बात समझ में आ रही? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 20 20 का अंतर है ना, वही आपका भैया एच का मान है। यानी एच का मान भैया हमको पता चल गया, एच का मान हमारा कितना है 20। मतलब कि भैया जितना अंतर होता है वही एच का मान होता है। जितने का अंतर चले, चाहे 5 का चले चाहे 10 का चले, जितना अंतर चल रहा है सब में वही एच का मान है। बात समझ में आ गई? अब भैया यहाँ पे बात आती है एल की वैल्यू, ठीक है, F1 F0 F2 की वैल्यू। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, उसके बाद ये 5 है, और ये आपकी कितनी है 4 है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे समझो F1 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। F1 की वैल्यू कौन सी होगी? यहाँ पे भैया जो सबसे बड़ा मान लिखा है वही आपका F1 है। अब भैया F1 के बाद क्या आता है? अरे आप कहेंगे भैया F1 के बाद तो F2 आता है, F2 की वैल्यू पता। अच्छा 1 के पहले क्या आया होगा? तो आप कहेंगे भैया 1 के पहले तो 0 आता है, यानी कि तीनों वैल्यू पता चल गई। अब भैया जब आप F1 के सामने जाएंगे, मतलब कि ये आपका F है, ये आपका क्या है F है। जब F के सामने आप जाएंगे, इसके सीध में जाओ, इधर जाओ, कहाँ पे? इधर बाएं तरफ। तो ये जो पहले वाली वैल्यू है ये L की वैल्यू है, यानी कि भैया L की वैल्यू पता चल गई कि 60 है। और यहाँ पे देखो F0 F1 F2 सबकी वैल्यू पता चल गई है। कुछ नहीं करना, फार्मूले में पुटअप कर दो, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रखो भैया L का वैल्यू कितना है? आप कहेंगे भैया L का वैल्यू तो यहाँ पे 60 है। L का वैल्यू कितना है? 60 प्लस F1 का वैल्यू देखो कितना है? F1 का वैल्यू 12 है, माइनस F0 का वैल्यू कितना है? 10 है, रख दिया, अपॉन 2 और गुणा, इन दोनों के बीच में कौन सा निशान? गुणा। F1 कितना है? आप कहेंगे 12 है, माइनस F0 कितना है? आप कहेंगे भैया 10 है, माइनस F2 कितना है? आप कहेंगे भैया 6 है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक काम करना, H का वैल्यू कितना है? 20 है। H का वैल्यू भैया कितना है? 20, रख दिया हमने। भैया सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, क्योंकि बॉडमॉस बताता है सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, फिर ऑप को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्शन को। यानी कि ये बॉडमॉस का नियम होता है, यानी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लो। यहाँ पे भैया क्या करेंगे? 60 है, यहाँ पे देखो 12 में 10 गया तो 2 बचा। अब यहाँ पे 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, 12 दूना 24। अब यहाँ पे ये देखो एक ही जाति के लोग, जब एक जात के लोग होते हैं जुड़ जाते हैं, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 16 हो जाएगा। कितना भैया? माइनस का 16। अब ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस यहाँ पे 2 बटे, अब 24 में 16 घटाओ, जब 24 में 16 घटाओगे तो 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भैया ब्रैकेट को हटा दो, गुणे का निशान आ गया, ठीक है। 16 8 24, हाँ बिल्कुल सही। अब भैया एक काम कर सकते हो, ऊपर नीचे जो होता है कटता है, तो 2 चक्को 8 हो गया, अब 4 पंचे 20 हो गया, यानी कि 60 में भैया क्या करना है? 5 को ऐड करना है, यानी कि भैया बहुलक कितना आ गया? 65। तो देखो कितना ज़्यादा आसान था। लेकिन बच्चे ये आसान तभी है जब आपको फार्मूला याद है, ठीक है। आपको माध्य भी सीख लेना है, मध्यिका भी सीख लेना है, ठीक है, बहुलक भी सीख लेना है, बहुत ही अच्छे ढंग से सीख के पेपर में जाना है। तो बच्चे अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चे अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या लिखा है? कह रहे हैं दवा का एक कैप्सूल है। क्या है भैया? दवा का एक कैप्सूल, कह रहे हैं एक बेलन के आकार का है। अच्छा इतना हमको पता चल गया कि जो भैया हमारा क्या है कैप्सूल है वो किस आकार का है, तो आप कहेंगे भैया बेलन के आकार का है। तो ये हमने बना लिया भैया बेलन, ठीक है, ये बेलन के आकार का है। कह रहे जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। भैया दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपने देखा होगा कैप्सूल में इसी प्रकार से अर्धगोले लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या लगे हैं भैया? अर्धगोले लगे हैं दोनों सिरों पर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मतलब कि 14 मिलीमीटर है, ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई, ठीक है, पता हो गया हमको। आगे कह रहे हैं व्यास जो है ना 5 mm है। व्यास का मतलब ये भैया ये 5 mm है, 5 mm ये चीज़, मतलब कि व्यास जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 mm है।
तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे भैया त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि 5/2 हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कहें कि ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी, आप कहेंगे पूरी 5 है तो आधी 2.5 होगी, यानी कि 2.5। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने परिधि तक मिलाया है, तो यहाँ केंद्र से परिधि तक मिला दिया तो ये भी तो आपकी 2.5 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल भैया। यहाँ पर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी केंद्र से परिधि तक देखो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 2.5। अब इधर भी भैया आपका कितना हो जाएगा, 2.5। अगर हम आपसे कह दें कि हमको ये बता दो कि बेलन की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे भैया बेलन की लंबाई तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अच्छा, पूरी 14 है, अगर 2.5 इधर से हटा दें, पूरी 14 है, समझना, पूरी 14 है, पूरे जो कैप्सूल की लंबाई पूरी 14 है। अगर हम जो है ये इतनी और ये इतनी 2.5 5 हटा दें तो हमको बेलन की पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9 mm। 9 5 कितना होता है, 14, यानी कि बेलन की लंबाई हमको पता चल गई, या फिर बेलन की लंबाई मान लो, या फिर बेलन की हाइट मान लो। ठीक, समझ में आ गया, सारी चीज़ें हमको पता चल गई हैं। हमको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। निकालते हैं भैया, बहुत आसान है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, कैप्सूल का निकालना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बेलन का क्षेत्रफल में ऐड करना पड़ेगा दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। क्या करना पड़ेगा भैया, बेलन का क्षेत्रफल में ऐड करना पड़ेगा, बेलन का क्षेत्रफल में ऐड करना पड़ेगा, प्लस का दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे भैया 2πRh। उसके बाद दो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे गोला, गोला चारों तरफ से घिरा होता है यानी 4πr², अर्धगोला है यानी कि 2πr², तो यहाँ पे हो गया 2πr²। यहाँ पे भैया थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करा दो इसमें, तो ये बन जाएगा 2 दूना 4πr², तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 4πr²। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ध्यान से 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें r है, इसमें भी r है, कॉमन करो, जो जो चीज़ें मिल रही हैं कॉमन कर लो। 2 मिला कॉमन कर लिया, ठीक है, 2 मिला कॉमन कर लिया, पाई मिला कॉमन कर लिया, आर मिला कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या बचा, आप कहेंगे एच बचा खाली। यहाँ पे देखो 2 निकला था तो 2 बचा, यहाँ पे पाई निकला, आर निकला, एक आर निकला, एक आर बचा, यानी कि ये। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप कर दो, बस आंसर आ जाएगा। करो भैया, यहाँ पे देखो 2 है, पाई का मान 22/7 रख देना। जब कहा जाए तब 3.14 रखना है, जब ना कहा जाए तो 22/7 ही रख देना। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू देखो कितना है, आप कहेंगे 2.5। अच्छा, 2.5 को क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर देखो पूरा व्यास जो था ना, वो पूरा व्यास था तुम्हारा 5 mm। अगर हम कहें कि त्रिज्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे भैया त्रिज्या तो आधी होती है, यानी कि 2.5। अच्छा, 2.5 को क्या लिखा जा सकता है, 5/2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5/2। ठीक है, ब्रैकेट में h। अब h किसकी रखोगे भैया, h देखो बेलन की h रखना है, ये किसकी h है, बेलन की h है, तो बेलन की h रखो, कितनी है बेलन की h, 9 प्लस 2, r कितना भैया, r रखोगे कितना, 5/2, 5/2 रख दिया, बंद कर दिया। अब देखो जितने कटने वाले होंगे काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 आया ना, 5 का नम 5 हो गया। अब 5 का नम 5 ये बन गया, तो 9 में 5 जुड़ेगा, ये देखो 5 का नम 5, 5 में 9 जोड़ोगे कितना बन जाएगा, आप कहेंगे भैया ये तो 14 बन जाएगा। अब ब्रैकेट को हटा दोगे तो गुणे का निशान आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो है सेम रख देते हैं सब कुछ। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब जो है बाहर का सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 ऊपर है, क्योंकि इसके बटे में 1 है, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर नीचे होता है तो कट जाता है, आया समझ में। अब यहाँ पर देखो 7 से कटेगा, 7 दूना 14। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा भैया, आप कहेंगे भैया बचा 22 और बचा 5 और बचा तुम्हारा 2। ये देखो 22 बचा और 5 बचा और 2 बचा। अब गुणा करा दो सबका, कराओ भैया गुणा। तो 22 पंचे 110, अब 22 पंचे 110 और 110 का 2 में गुणा यानी 220 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा mm। अब यहाँ पे अपने क्षेत्रफल निकाला है तो यहाँ पे लगा देना स्क्वायर, क्षेत्रफल जब निकलता है तो स्क्वायर लगता है। यही आपका बच्चे फाइनल आंसर है। अब हम बच्चे सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है तो आपका 2 नंबर का, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो हमने सोचा इसको जो है बता दिया जाए, क्योंकि जो है पिछले वीडियो में हमने जब 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इंपॉर्टेंट है ना। 4 नंबर में हमने ऐड कर दिया इसको, तो उसके लिए सॉरी। और बच्चे ये वाला सवाल आप ज़रूर तैयार करके जाना, क्योंकि बच्चे ये सवाल कई बार पेपर में आया है ना। यहाँ पर देखते हैं बच्चे ये सवाल कितना ज़्यादा कठिन है। यहाँ पे देखो हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 20 सेंटीमीटर व्यास और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्कपृष्ठ वाले बेलन का आयतन बताना है। क्या बताना है? बेलन का आयतन। यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पे दिया है आपका वर्कपृष्ठ दिया है किसका? बेलन का। कितना? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो दिया है उसका यूज करो और उसके बाद बेलन का आयतन निकालो। तो सबसे पहले बेलन का वर्कपृष्ठ, बेलन का वर्कपृष्ठ कितना दिया है? बेलन का वर्कपृष्ठ या फिर बेलन का वर्कपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? आप कहेंगे भैया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अच्छा एक बात बताओ, बेलन का वर्कपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे भैया बेलन का वर्कपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। यहाँ पे कितना दिया है? 1000, ठीक है। यहाँ पे देखो 2π का वैल्यू रख देना 22/7 और r देखो यहाँ पे हमको d पता है, d कितना है भैया? 20 है। d भैया अगर 20 दिया है तो r जो निकलेगा वो आधा होगा किसका? व्यास का, यानी कि r बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो r की जगह पे यहाँ पे रख देना 10 सेंटीमीटर गुणा h बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना? 1000। भैया हमको सिर्फ h की वैल्यू चाहिए, जितने भी नंबर हैं इधर ले आओ सबको। यहाँ पे क्या करोगे? h को इधर रोकोगे, बाकी सबको इधर ले आओगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, h बराबर 1000। यहाँ पे जो नंबर भाग में हो इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, और जो नंबर आपका ऊपर गुणे में होगा वो नंबर कहाँ पे आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई? यहाँ पे देखो जो चीज़ भाग में होगी वो गुणे में आ जाएगी और जो चीज़ आपकी गुणे में होगी वो बटे में आ जाएगी। यानी कि हमको h पता चल गया कि h इतना होगा, लेकिन हमको तो बेलन का आयतन निकालना है। हमने इसको काटा क्यों नहीं? आसान बनाने के लिए। अब भैया हम बेलन का आयतन निकालते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो भैया बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन आप कहेंगे भैया बेलन का आयतन होता है πr²h, होता है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। पाई का मान रख दो, कितना होता है भैया? 22/7। यहाँ पे r², r का वैल्यू कितना? 10, यानी कि 10 गुणा 10, ठीक है। उसके बाद h की वैल्यू रखो, कितनी है भैया? यहाँ पे 1000 गुणा 7/2, फिर उसके बाद 22, उसके बाद 10। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके बटे में 1 होगा कि नहीं होगा? 10 के बटे में 1, ठीक है। इसके भी बटे में 1, यानी 10 के भी बटे में 1। अब ऊपर नीचे आपको काटना है, काटो भैया। यहाँ पे देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है ना। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कटेगा, 2 पंचे 10, क्या बचा आपका? कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बचा भैया? आप कहेंगे भैया यहाँ तो खाली 5 बचा है और ये 1000 बचा है, बाकी तो सब कट गए। ये भी कटा, ये भी, ये सब कट गए, ये भी कट गया, ये सब कट गए। क्या बचा? 5 गुणा 1000, तो भैया ये आ जाएगा आपका 5000। और भैया यूनिट क्या थी आपकी? सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगा देते हैं सेंटीमीटर। क्या निकाला? आयतन। तो आयतन के लिए भैया लगता है क्यूब, ठीक है। तो ये बच्चे आपका हो गया फाइनल आंसर। तो बच्चे ये सवाल इंपॉर्टेंट था इसलिए हमको कराना पड़ा। बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8 तक पूरे करा दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पॉलिनोमियल से है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद जब शून्यक निकल आए तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को जो है क्या बताना है, उसके बीच में सत्यापित करना है और उसकी पुष्टि करना है। बात समझ रहे हो? यानी कि सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करना होगा, जो आपका क्या दिया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी कि द्विघात बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया भैया? तो यहाँ पे हमको दिया गया है 6x² - 3 - 7x। भैया अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सही नहीं लिखा है।
तो भैया इसको सही से कैसे लिखेंगे? तो एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा घात वाला पहले होता है, उससे कम घात वाला उसके बाद, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर बिना घात वाला, ऐसे क्रम चलता है। यानी कि जैसे हम आपको यहाँ पे बताएं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा घात, फिर सबसे कम घात, फिर उससे कम घात, फिर बिना घात, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर देखो इसकी एक घात है, ये बिना घात वाला, यानी कि ये इधर होना चाहिए, गलत लिखा है, ऑर्डर गलत है। तो बच्चे पहले इसको सही करो। 6x², ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 7x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 3। अब ये बिल्कुल सही हमारा बन गया। ठीक है, क्रम से इसको लगा लेना, ऑर्डर में लगा लेना, तभी हो पाएगा। अब बच्चे इसमें देखो, वैसे हमको क्या करना है, शून्य निकालना है, तो इसमें हम गुणनखंड वाला रूल लगा देते हैं। गुणनखंड वाला रूल देखो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 36 का 18 हो जाएगा। अब भैया 18 को ऐसा तोड़ दो कि माइनस का 7 बन जाए। आप कहेंगे भैया यहाँ पे 9 दूना 18 हम कर रहे हैं, लेकिन भैया हमको माइनस का बनाना है। क्या बनाना? माइनस का 7। तो इसको माइनस का रखो, इसको प्लस का रखो। जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस प्लस के हैं, अलग अलग जात के लोग घटेंगे, 9 में 2 घटाओगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया। यहाँ पर देखो ध्यान से x लगा है, तो यहाँ पर भी हम x लगा लेते हैं, यानी 7x को भैया ये भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई? अगर इतना कर लिया तो समझ लो हो गया, यानी कि शून्य निकाल लिया आपने। अब भैया क्या करें, ये वाला देखो सेम रखना है, ये वाला भी सेम रखना है, इसके जगह पे ये रखना है माइनस का 9x और प्लस का 2x, प्लस का 2x माइनस का 3। अब भैया आपको कॉमन करना है यहाँ से और यहाँ से, यानी कि दो दो चरणों से कॉमन करना है। यहाँ पे भैया कॉमन देखो ध्यान से कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम 3 निकाल लें तो 3 इसमें है, निकल जाएगा, 3 इसमें भी है, निकल जाएगा। ठीक है, x इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 1 है, निकल जाएगा। यानी कि हम निकालते देखो क्या है, 3 निकालेंगे, निकाल लिया इसे 3, और एक x निकालते हैं। तो देखो 3 तो निकल गया, यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, और एक x निकला है बाहर, तो एक x अभी भी बचा है माइनस का। अब देखो 3 निकल गया, 3 निकल गया, x निकल गया, 3x निकल गया तो 3 बच गया। अब यहाँ पे भैया हम 1 को कॉमन कर लेते हैं, प्लस का 1 कॉमन कर लेते हैं, यानी कि अंदर सेम का सेम आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3। अब भैया ये दोनों सेम आए हैं, यानी कि सवाल बिल्कुल सही हमारा हुआ है। ठीक है, 2x माइनस 3 एक बार लिख लेते हैं, इनको मिला के एक बार लिख लेते हैं, यानी 3x प्लस 1। अब भैया इनको अगर 0 के बराबर कर देंगे तभी हमारे शून्य निकल पाएंगे। अब भैया समझना, 0 के बराबर करो पहले वाले को, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 2x ये भैया इधर माइनस का इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? प्लस का। एक बात याद रखना, जब कभी इधर माइनस का नंबर मिले इधर जाएगा तो प्लस का नंबर हो जाएगा। अब भैया ये जो 2 है आपका गुणे में है, इधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा? आप कहेंगे भैया बट्टे में हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल बट्टे में हो जाएगा। यानी कि पहला जो आ गया हमारा शून्य का, वो आ गया है अल्फा बराबर 3/2, ये आ गया। ठीक है, पहला शून्य का आ गया। इसी प्रकार से दूसरे को कंपेयर कराओ किससे? 0 से। 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर ये प्लस का नंबर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये भैया 3 जो है तुम्हारा गुणे में है, x की वैल्यू निकालोगे, गुणे का नंबर कहाँ जाता है? बटे में, यानी कि x का मान दूसरा क्या आ गया? माइनस का 1/3 आ गया। यानी कि एक तो अल्फा आ गया, दूसरा क्या आ गया? बीटा आ गया, माइनस का 1/3। ये भैया अल्फा बीटा आ गया है। अब हम इसको प्रूव कैसे करें? मतलब कि शून्यक तो आ गए हैं, अब हम गुणांक कैसे निकालें? भैया गुणांक कहाँ से निकलेंगे? जो पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या दिया गया है? आप कहेंगे भैया 6x² माइनस 3, नहीं सॉरी, इसको जो है सही ऑर्डर वाला लिखना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये वाला आप यूज करना भैया, क्योंकि ये सही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे भैया मानक समीकरण लगाओगे तो आपको गुणांक निकल आएंगे। ठीक है, लगाओ भैया, ax² प्लस bx प्लस c लगा दिया हमने। अच्छा एक बात बताओ, x² को हटा दिया जाए तो a का मान कितना आएगा? आप कहेंगे भैया 6 आएगा। x को हटा दिया जाए तो b का मान क्या आएगा? आप कहेंगे भैया b का मान आ जाएगा -7। c का मान क्या आ जाएगा? भैया साफ साफ लिखा है -3। भैया गुणांक सारे आ गए, a b c सबके मान पता चल गए। अब भैया आपको क्या करना है, गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध वाला फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है भैया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है भैया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब भैया यहाँ पे देखो, अल्फा का वैल्यू कितना है? 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस का
माइनस का 1/3, यहाँ पे डबल निशान हो गया, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भैया ये तो माइनस बन जाएगा, बन गया। अब बराबर का माइनस बी का वैल्यू देखो कितना है, माइनस का 7 है, माइनस का 7 बटा ए का वैल्यू देखो कितना है 6। अब भैया माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, आप लोग अगले स्टेप में इसको कर लेना, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो हर समान नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, नीचे नीचे गुणा, समझ में आ रहा है ना, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, नीचे नीचे गुणा करा दो, 3 त्रिक का 9, ठीक है, 2 1 9 2 और 3 3 दूना 6 बराबर 7/6। यहाँ पे भैया घटा दो, 9 में 2 गया 7, 7/6, फिर से 7/6। देखो भैया दोनों बराबर आए हैं या नहीं आए हैं, तो पहली तो हमने पुष्टि कर ली है, लेकिन दूसरा भी फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। कौन सा भैया, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भैया, शून्यकों का गुणनफल होता है, याद कर लेना आप लोग, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है C/A। यहाँ पे भैया, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे भैया अल्फा का वैल्यू है 3/2, बीच में डॉट का मतलब है गुणा का निशान। बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 1/3। सी की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस का 3 है। ए की वैल्यू देखो कितनी है, 6 है। काटो भैया, 3 से 3 कट गया, अब 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर कितना है, 1, ये निशान भी है। यहाँ पे नीचे क्या है भैया, आप कहेंगे 2 है। इधर क्या है भैया, माइनस, ऊपर 1 नीचे 2। अब भैया इसको ध्यान से देखो, दोनों बराबर आए हैं या नहीं आए हैं। तो बच्चे हमने क्या कर लिया है, पुष्टि भी कर ली है, शून्य भी ज्ञात कर लिया है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे ये क्वेश्चन है। इसके बिना आपका पेपर बच्चे अधूरा रहेगा, ये मान लेना। यानी कि अगर ये सवाल ना आए ना तो समझ लो बोर्ड का एग्जाम हो ही नहीं सकता। यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, हर बार पूछा जाता है। या तो यहाँ पे √2 रख देंगे, या तो √3 रख देंगे, या तो √5 रख देंगे, और आपसे कहेंगे इसको सिद्ध करके दिखाओ ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे आप कैसे करोगे, बहुत ही आसान है, 4 नंबर में पूछा जाता है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, माना √5 जो है एक कैसी संख्या है, उल्टा पुल्टा काम करो। कैसी, ये इन्होंने बोला अपरिमेय, आप मान लो परिमेय, तो √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब परिमेय वर्ड आ जाता है तो परिमेय का मतलब होता है P/Q, यानी कि √5 P/Q के रूप की है, ये हमने ऐसा माना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर P की वैल्यू चाहिए तो ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में, क्यों, ये भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में, यानी कि √5 और ये Q बराबर का P, इसको सीधा करके लिख लो, P बराबर √5 और Q। अब भैया दोनों तरफ क्या करा दो, वर्ग करा दो। अच्छा दोनों तरफ वर्ग कराएंगे तो क्या हमको प्रॉफिट होगा, ये √ हट जाएगा, इसीलिए कराना पड़ रहा है। दोनों तरफ वर्ग कराने पर कराओ भैया, दोनों तरफ वर्ग। भैया दोनों तरफ जब वर्ग कराओगे तो ये बन जाएगा P²। जब इसका वर्ग कराओगे तो इसमें तो दो चीज़ें हैं, एक कोफिशिएंट एक वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वर्ग जो है ना दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो भैया जब √5 गुणा √5 करोगे, √5 गुणा √5 करोगे तो √25 आएगा, और 25 बाहर निकलेगा यानी 5 आएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा, Q²। अब भैया एक लाइन लिखनी है आपको, चूँकि P² से 5 विभाज्य है, P² से 5 विभाज्य है, ठीक है, तो सिर्फ, है ना, सिर्फ इसलिए इससे यानी P से भी 5 विभाज्य होगा, P से भी 5 विभाज्य होगा। अब बच्चे आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी चीटिंग करनी है, मतलब कि नकल। अब भैया नकल कैसे करेंगे, ठीक है, तो बच्चे नकल देखना ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो P है, लिख लो। यहाँ पे भैया क्या है, आप कहेंगे भैया 5 है। अब ना करो नकल, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे कर लो R, ताकि चीटिंग आपकी पकड़ी ना जाए। यानी क्या बन गया, P बराबर 5R। भैया फिर से नकल करो, दोनों तरफ वर्ग किया था, फिर से दोनों तरफ वर्ग करो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करोगे भैया, वर्ग करने पर कर दो भैया वर्ग। इसका वर्ग करोगे भैया ये P²। अब भैया इसका वर्ग करोगे तो 5R² पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, P² का भैया P² बन जाएगा। भैया ये जो वर्ग लगा है ये दोनों के लिए है, बात समझ में आ रही। 5 का वर्ग क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भैया ये तो 25 बन जाएगा।
आर का वर्ग क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भैया आर का वर्ग तो आर वर्ग ही रहेगा, यानी आर स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, पी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? पी स्क्वायर देखो ध्यान से किसके बराबर है, आप कहेंगे भैया पी स्क्वायर 5q स्क्वायर के बराबर है। पी स्क्वायर की जगह पे हम 5q स्क्वायर भी रख सकते हैं, रख दो यहाँ पे, रखो भैया। 5q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25r स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर बराबर में जब चीज़ें होती करती हैं यानी 5m 25 हो जाएगा, यानी क्या बन गया, q स्क्वायर बराबर का 5r स्क्वायर। अब भैया फिर से वही लाइनें लिखनी है ये वाली, ठीक है। क्या लिखोगे, चूँकि q स्क्वायर से 5 विभाज्य है, 5 विभाज्य है, इसलिए ठीक है, इसलिए सिर्फ q से भी 5 विभाज्य होगा, 5 विभाज्य होगा। अब बच्चे देखो यहाँ पर p से भी 5 विभाज्य है, q से भी विभाज्य है, तो ये हमारी अवधारणा विपरीत हो गई। यानी कि सबसे नीचे आपको क्या लिखना है वो यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे नीचे आप लिखना, ठीक है। तो लिखना आप p तथा q दोनों से 5 विभाज्य है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के क्या है, विपरीत है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो √5 लिखा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बच्चे बिल्कुल आपको नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे हमें आशा है कि आपको टोटल 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। बच्चे आज हमने सीखे हैं 4 नंबर वाले प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। तो बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो और भी मिले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं आता है, ताकि हमको भी पता चले कि हम जो है पढ़ा पा रहे हैं, आप लोगों को सिखा पा रहे हैं या नहीं सिखा पा रहे हैं। जब आप लोग बताएंगे तभी हमको पता चलेगा। जो भी कमी हो बताएं कि जो है सर ये आप में कमी है या फिर ये आप में दिक्कत है, ये थोड़ा सा और आप समझाएं, तो बच्चे उसको हम और जो है सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलेंगे बच्चा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।